कभी 6 मुल्कों की फौज उसकी दुश्मन थी, आज उसका दुश्मन सिर्फ एक बाकी है और वो है ऑक्सीजन। 7 बिखरी हुई रियासतों को जमा करके चीन बनाने वाले पहले शहंशाह की फौज आज भी महफूज है, असली चेहरों के साथ मौजूद है। 2180 साल से गुमशुदा फौज का मिलना पिछली सदी की सबसे बड़ी तारीखी दरियाफ्त थी। उसने इंतजाम ही कुछ ऐसा किया था कि लोग उसकी तारीख बदल ही नहीं सके। हम पर एक हिस्टोरियन का कर्ज भी है कि उसने हमें वो कुछ बताया जो शायद हम ना जान पाते। हजारों सिपाहियों और ऑफिसर्स में से कोई से 2 चेहरे एक जैसे नहीं है। उसने 13 साल की उम्र में अपना मकबरा बनवाना शुरू किया और सल्तनत के दरियाओं में लिक्विड मरकरी बहा दी। कैसे? ऐन मुमकिन है उसके मकबरे में आज भी व्हेल मछली के तेल से रोशन किए गए चिराग मौजूद हो। तारीख मालूम करने की जल्दबाजी में तारीख जाया कर देना हमाकत है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। आज आप जिस चीन को लैंड मैस के एतबार से, खुश्की के रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा मुत्तहिद मुल्क देखते हैं, जिसकी एक जुबान, एक रस्मुल खत और एक नाम है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2200 साल पहले एक शहंशाह चिन शी हुआंग ने 6 बड़ी रियासतों को और छोटी बड़ी मिलाएं तो 12 रियासतों को फतह करके इसे मुत्तहिद किया था। चिन शी हुआंग ही की मुनासबत से इसे चीन कहा गया, वो नाम जो आज तक सलामत है। पहले शहंशाह को चाइनीज हिस्ट्री में लेजेंडरी हैसियत हासिल रही है। इसी ने तमाम रियासतों की मुख्तलिफ जुबानों और लिखने के अंदाज को एक करवाया था, ट्रांसलेशंस वगैरह करवा कर बाकी तहरीरों को ख़त्म कर दिया था। इसी शहंशाह ने मुख्तलिफ रियासतों की दीवारों को जोड़कर अजीम दीवार चीन बनाने का आगाज किया था। कुल मिलाकर वो 36 साल हुक्मरान रहा। मुतहद्दा चीन का शहंशाह वो सिर्फ 7.5 साल रहा और सिर्फ 49 बरस की उम्र में, 49 ईयर्स की एज में नीम हवास बाख्ता होकर मर गया। इस पहले शहंशाह के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां मशहूर थीं कि लोग इन कहानियों को देवमालाई दास्तानें समझते थे, हकीकत नहीं मानते थे। चीन के अव्वलीन हिस्टोरियन सिमाचन ने इस पहले चाइनीज शहंशाह चिन शी हुआंग की तारीख बहुत तफसील से अपनी तहरीरों 5 शहंशाहों के अरूज व ज़वाल की दास्तान में लिखी है। अगरचे वो खुद पहले शहंशाह का मौर्रख नहीं था, उसका दरबारी नहीं था, उसके बाद आने वाले उसके दुश्मन हुक्मरान का सरकारी मौर्रख था, मगर फिर भी उसने पहले शहंशाह के बारे में बहुत कुछ मुहतात अंदाज में लिखा था। लेकिन ये भी जो उसने लिखा था इतना अजीम शान और अजीब व गरीब लगता था कि बाद में आने वालों ने इसे भी मुबालगा आराई ही समझा। मसलन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के नाम से उनकी जो तहरीरें इंग्लिश में छपी, उसके 5वें बाब में वो कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका खुलासा यूं है कि पहले शहंशाह चिन शी हुआंग ने तख्त संभालते ही अपने मकबरे पर काम शुरू करवा दिया था। उसका मज़ार एक पहाड़ी मोटली के नीचे पिघली हुई कांसी और ब्रॉन्ज की मदद से बनाया गया था। मकबरे में महल्लात, दीवान, सरकारी ओहदेदारों के हुबहू मुजस्समे, नायाब बर्तन, शहंशाह के इस्तेमाल की अशिया और पसंदीदा उसके जानवर और परिंदों की नकलें तैयार करवा कर रखवाई गई थी। कारीगरों ने शहंशाह के मकबरे में ऐसे खुदकार तीर कमान भी फिक्स किए थे, ऐसे ट्रैप्स भी लगाए थे कि अगर कोई भी मकबरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो ये तीर चल जाए। सिमाचियन की हिस्ट्री में सबसे अजीब बात यह थी कि शहंशाह ने अपने मकबरे में अपनी सल्तनत के तकरीबन तमाम बड़े दरिया और समंदर और पहाड़ बनाए थे। दरियाओं में लिक्विड मरकरी को, पारे को एक खास मैकेनिज्म से बहता हुआ छोड़ दिया गया था। मकबरे की छत को रात के चमकते आसमान की तरह दिखाने के लिए इसमें चमकते हुए मोती सजा दिए गए थे। कितनी ही दौलत छत पर जड़ दी गई थी कि ये आसमान लगे। मकबरे में लंबे अरसे तक जलने वाली मशलें नस्ब की गई थी और इनमें व्हेल मछली की चर्बी से बने ऑयल को इस्तेमाल किया गया था। अब यूं था दोस्तों कि सिमाचन की कहानी जो उसने बांस की खपचियों पर ऊपर से नीचे लिखी थी, आज किसी के पास नहीं है। कई खाना जंगियों में इसका हिस्सा खो गया, कुछ हिस्सा इसका आग में जल गया, कुछ रिकॉर्ड इधर उधर जब कैपिटल्स ट्रांसफर हुए तो वहाँ खो गया। मगर इसकी कुछ नकलें, इसकी कॉपीज बहरहाल बहुत शुरू में तैयार कर ली गई थी और सीना बसीना भी ये कहानी अगली नस्लों को मुंतकिल होती रही। लेकिन चूंकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं था तो ज़्यादातर लोग सिमाचन की कहानी को इस नकल होती हुई जो कहानी आई थी से कदीम लेजेंड ही मानते रहे, यहाँ तक कि मार्च 1974 की गर्मियाँ आ गईं। तारीखी चाइनीज शहर शियान से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में कुछ देहाती अपनी फसलों के लिए कुआं खोद रहे थे। इनमें से एक की कुदाल एक पकी हुई सुर्ख मट्टी के सख्त लेकिन टूटे हुए मुजस्मे के टुकड़े से टकराई।
कानून के मुताबिक देहातियों ने साइट पर फौरन काम बंद कर दिया और गवर्नमेंट को इत्तला दे दी। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने सर्वे किया और इस जगह खुदाई की, तो एक के बाद एक पकी हुई सुर्ख मिट्टी से बने मुजस्मों के टुकड़े, टेराकोटा पीसीज मिलने लगे। ये सैकड़ों नहीं, हजारों छोटे बड़े टुकड़े थे। बेइंतहा कारीगरी और मेहनत से छोटे बड़े टुकड़ों को जोड़कर, तकरीबन 400 टुकड़ों को जोड़कर जब एक मुजस्मा बनाया गया, तो ये 6 फीट से ऊपर और 7 फीट से कम का एक सिपाही का मुजस्मा था, जो शाही फौज का सिपाही लग रहा था। फिर ये 1, 2 या 150 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में मुजस्मे थे, उनके पीसीज थे। ये मिनिएचर में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे ये आम मुलाजिम और सिपाही हैं, उसके बाद आर्चर है, उसके बाद हाई रैंकिंग एक जनरल है, और फिर ये कैवलरी हॉर्स है जो जंग में काम आता था। 2180 साल से सोए हुए वॉरियर्स की खामोशी 1974 में टूट चुकी थी। ग्रैंड हिस्टोरियन सिमाचन एक बार फिर रेलेवेंट हो गया था, क्योंकि वो गलत हरगिज नहीं था। दोस्तों, 1974 में सिर्फ एक मुकाम से टेराकोटा वॉरियर्स दरियाफ्त हुए थे। इसके बाद अगले 2-3 बरस में इसके करीब 2 और पिट्स दरियाफ्त हुई, 2 और खाइयां दरियाफ्त हुई, जिनमें सोल्जर्स थे, पिट 2 और पिट 3। ये पूरी जगह और इसके साथ शहनशाह का मकबरा एक म्यूजियम में बदल दिया गया। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के मुताबिक अपने असल में ये पूरा कॉम्प्लेक्स कोई 38 मुरब्बा मील, कोई 98 मुरब्बा किलोमीटर पर कभी होना चाहिए। आज ये 56 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका एक एक इंच आज अजायब घर का हिस्सा है। इसके दरियाफ्त 1974 से लेकर अब तक यहाँ से मजमूई तौर पर 8000 से ज्यादा टेराकोटा वॉरियर्स, 600 के करीब घोड़े, कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, शहनशाह के ज़ाती खादिम, पालतू जानवर, राजहंस जैसे खूबसूरत परिंदे और हज़ारों ब्रॉन्ज की तलवारें निकाली जा चुकी हैं। ऐसी तलवारें और नेज़े और असलहा जिसकी धार और मजबूती आज भी कायम है। यूं लगता है कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपने साथ पूरे निज़ाम का डुप्लीकेट भी दफन करवाया था। वो कि उस पूरे निज़ाम की अभी तक सिर्फ 3 खाइयां, 3 पिट्स ही एक्सकवेट की जा चुकी हैं, निकाली गई हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 180 से 200 के करीब छोटी बड़ी पिट्स हैं, जिन्हें अभी खोलना बाकी है, लेकिन इन्हें खोलना फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया? इसका जवाब आपको इस पहली पिट नंबर 1 में पहली खाई में मिलेगा। ये वही साइट है जिसे सबसे पहले किसानों ने इत्तफाकन दरियाफ्त किया था। यहाँ सुर्ख बट्टी से पके हुए 6000 से ज्यादा टेराकोटा वॉरियर्स बेरंग मुजस्मों की तरह खड़े हैं। लेकिन जब इन्हें निकाला गया था, एक्सकवेट किया गया था, तो ये इस तरह नहीं थे। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के रंगों से सजे हुए थे। इन्हें 2000 साल तक वक्त और दुश्मन बेरंग नहीं कर सका था, लेकिन जैसे ही इन्हें हवा लगी, माहौल से ऑक्सीजन मिली, इनके रंग उड़ गए। पहले ये कुछ इस तरह रंगीन यूनिफॉर्म्स में थे जब इन्हें दफन किया गया था मिट्टी में, या जब इन्हें निकाला नहीं गया था उस वक्त तक। हर रैंक का अपना एक ड्रेस कोड और बैजेस थे, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मिनिएचर में भी इसी हिसाब से बनाए गए हैं जैसे वो आमतौर पर आजकल नजर आते हैं। यही इनका मारूफ रूप है। इसलिए इसका सबूत कि ये कभी रंगदार थे हमें पिट नंबर 2 में मिलता है, जहां आप इस तीर अंदाज को देख सकते हैं। अगर चाह इसको भी दरियाफ्त हो जाने के बाद अपने रंगों से महरूम होना पड़ा, मगर ये तस्वीर चूंकि फ़ौरन बना ली गई थी, इसलिए इसमें कुछ रंग कायम है। लेकिन इसकी डिटेल्स आपको चंद कोनों खुदरों में भी नज़र आती हैं। इस वक्त बाकी रंग इसका उड़ चुका है। इन्हीं ट्रेसेस से हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 साल पहले इन्हें बनाने के बाद किस खूबसूरती से मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में रंगा गया था। जो बाकी 600 के करीब छोटी बड़ी पिट्स हैं, उनके रेलिक्स को असली शक्ल में महफूज रखने के लिए ही, उनके रंग कायम रखने के लिए भी और उनकी दीगर डिटेल्स को महफूज रखने के लिए ही कुछ मुद्दत के लिए एक्सकवेशन बंद कर दी गई थी। अब सिर्फ कुछ पिट्स के उन हिस्सों को खोला जाता है, वहाँ एक्सकवेशन की जाती है जहाँ से आर्टिफैक्ट्स को महफूज अंदाज से निकालने की तकनीक और मशीनरी चाइना ने तैयार कर ली होती है। और ये साइंस आपको यहाँ सेकंड पिट में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की सूरत में नजर आती है। यही वो आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एक्सकवेशन सिस्टम्स हैं जिनकी मदद से ज़मीन के नीचे मौजूद तारीखी नवादरात को, रेलिक्स को तलाश किया जाता है। इसी से पेनिट्रेटिंग रेडार्स के जरिए, मैग्नोमेट्री से और मिट्टी के तज्जिए से, सॉइल सैंपलिंग से ज़मीन में छुपे हुए, दबे हुए स्ट्रक्चर्स के नक्शे बनाए जाते हैं।
जहाँ जहाँ टेराकोटा वॉरियर्स का या किसी भी तारीखी स्ट्रक्चर का ज़ेरे ज़मीन सबूत मिलता है, पता चलता है, वहीं पर इस डिस्कवरी मशीन को लाकर इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक शीशे का कमरा मखसूस हिस्से को ढांप लेता है और इस क्लास रूम में फिर वो इन्वायरमेंट पैदा कर दिया जाता है जो रेलिक्स को गहराई से निकालने में और निकालने के बाद महफूज रखने में मदद देता है। फिर इसके साथ रेल की पटरी नुमा गाड़ियां भी चलती हैं जो नवादरात को, रेलिक्स को यहाँ से बाहर ले जाती हैं। एक एक सैंपल को तलाश करने और महफूज हालत में निकालने के लिए महीनों तक कई लोगों के ग्रुप्स को काम करना पड़ता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि चाइना सिर्फ अपनी तारीख ही तलाश नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसी साइंस इन्वेंट भी करता जा रहा है जो बाकी दुनिया को भी गुमशुदा तारीख ढूंढने में मदद देगी। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के माशी हालात भी इतने अच्छे कभी हो जाएं कि हम भी ऐसी मशीनरी और इतने वसाइल के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की हज़ारों साल पुरानी तारीख खोज सकें, महफूज कर सकें और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारी अपनी सिविलाइजेशन भी, हमारी तारीख भी, हमारी हिस्ट्री भी बहुत शानदार है, बहुत कदीम है। चाइना ये सब करके दिखा रहा है तो हम उससे सीख तो सकते ही हैं। ये जदीद मशीनरी, ये आर्कियोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं, ये इस बात में भी मदद करते हैं कि हम ये समझ सकें आज कि हज़ारों साल पहले इतनी शानदार टेराकोटा आर्मी को महफूज करने का तरीका क्या इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट समझने के लिए हम म्यूज़ियम की थर्ड पिट में जाते हैं। यहाँ दीवार पर एक एनिमेशन के जरिए डिटेल्स दिखाई जा रही थी जब हम वहाँ पहुँचे। आप इसका कुछ हिस्सा देख भी सकते हैं कि कैसे 5 मीटर गहरी मुस्ततील रेक्टेंगुलर शेप्ड पिट, एक खाई खोदी जाती थी। फिर इसकी ढिलवानी दीवारें मजबूत की जाती थीं और इनमें टेराकोटा वॉरियर्स, घोड़े, बग्गियाँ और मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक दीगर एलिमेंट्स यूँ रख दिए जाते थे जैसे कि असली जंग के दौरान होता है। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर मजबूत मोटी लकड़ी का शहतीर डाल दिया जाता था। इसके ऊपर 2.5 मीटर ऊंचे इंग्लिश हर्फ एक्स की शक्ल में शहतीरों का एक जाल बिछा दिया जाता था। इसके ऊपर और दरमियान में फिर मट्टी डालकर पूरा स्ट्रक्चर छुपा दिया जाता था। साथ में कुछ दूसरे मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे छत मजबूत हो जाती थी। उस एहतमाम से महफूज करने का फ़ायदा ये हुआ कि आज आप और हम 5 मीटर गहराई में देख सकते हैं कि 2200 साल पहले शहनशाह की फ़ौज के सीनियर जनरल्स प्लानिंग कैसे करते थे, वो सोसाइटी कैसी थी। क्यूरियस फेलोज यहाँ आपको एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज बात बताते हैं। देखिए कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपनी टेराकोटा आर्मी को बनाते हुए इस बारीकी का भी बहुत ख्याल रखा था कि पहली खाई के सोल्जर्स, वो सिपाही जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके चेहरे तने हुए, संजीदा और गुस्से में होने चाहिए। लेकिन पिट नंबर 3 जहाँ प्लानिंग हो रही है, यहाँ सीनियर कमांडर्स और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के चेहरे कदरे पुरसुकून हैं, तने हुए नहीं हैं। आपको और हमें हज़ारों साल पहले के उन कारीगरों की कारीगरी की और इस बारीकी की दाद ज़रूर देनी चाहिए। तो खैर दोस्तों, अब तक ये 3 पिट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को खोला गया है, एक्सकवेट कर लिया गया है, जिनमें फर्स्ट पिट सबसे बड़ी है और अक्सर इसी की तस्वीर आप मीडिया में और फिल्म्स में देखते हैं। इस पिट में यहाँ 6 से 8 हज़ार इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी पैदल फौज के सिपाही मशरिक की तरफ मुंह किए खड़े हैं। इनके तने हुए चेहरे बता रहे हैं कि वो दुश्मन से मुकाबले के लिए चाको चौबंद हैं। मॉडर्न स्टैंडर्ड में भी ये एक पूरी डिवीजन फोर्स बनती है। ये शहनशाह चिन शी हुआंग की असली इन्फेंट्री फौज का हूबहू वर्जन है। ये उसी फॉर्मेशन में खड़ी की गई है जिससे शहनशाह ने 6 रियासतों को फतह करके चीन की बुनियाद रखी थी। शहनशाह ने अपने मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए अपनी फौज को इस हद तक असली हालत में तैयार करवाया कि उनके कद काठ भी असली फौज के बराबर या इससे कुछ बड़े रखे गए, मिनिएचर फौज नहीं बनाई गई। इनमें से हर मुजस्मा कम से कम 6 फुट और ज्यादा से ज्यादा 7 फुट से कुछ कम है। 6 और 7 के दरमियान इनकी हाइट है। आप 1984 की इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेराकोटा वॉरियर्स मिनिएचर आर्मी नहीं थी इन सोल्जर्स की तरह जो हमारे टेबल पर पड़े हैं। पिट 1 में लाइफ साइज स्टैचूज हैं। 1984 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रेगन फर्स्ट लेडी के साथ चाइना आए तो उन्हें टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम दिखाने यहाँ पर लाया गया था। वैसे तो किसी को भी आज इजाज़त नहीं कि कोई भी इन खामोश सिपाहियों के दरमियान खड़ा होकर अपनी तस्वीर बनवा सके या चल फिर सके, लेकिन तब प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को इनके दरमियान चलने फिरने का मौका दिया गया था। आप देख सकते हैं कि टेराकोटा वॉरियर्स 6 फुट 1 इंच के रोनाल्ड रेगन से भी कुछ बड़े दिखाई देते हैं या कम से कम इनके बराबर हैं कुछ। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहनशाह चिन शी हुआंग ने अपनी फ़ौज में भर्ती का कुछ सख्त स्टैंडर्ड भी रखा हुआ था। कोई कमज़ोर शख्स
उनकी फौज में भर्ती नहीं हो सकता था। जभी तो वो फिर अपनी जिंदगी में तमाम जंगें जीतने में कामयाब रहे थे। साथियों, पिट 1 की फॉर्मेशन को एक बार फिर गौर से देखें। इसमें सबसे आगे 3 लंबी कतारों में लाइट इन्फेंट्री है, पैदल सोल्जर्स हैं। इनके हाथों और बाजुओं की पोजीशंस आपको कुछ बता रही हैं। दरअसल इनके बाजुओं में कभी लंबे लंबे नेज़े होते थे, जिन्हें बाद में चीन शहनशाह के दुश्मनों ने बगावतों के दौरान चुरा लिया। इन पहली 3 कतारों के बाद पीछे 30 तवील कतारें हैं, मजीद कॉलम्स हैं जिनमें हैवी इन्फेंट्री है। इनके पीछे फिर कैवेलरी है, घोड़सवार दस्ते हैं और उसके पीछे आखिरी कतार में पीछे की तरफ मुंह किए सोल्जर्स खड़े। इस पूरी फॉर्मेशन के फ्लैंक्स पर दाएं और बाएं जानिब जो सोल्जर्स हैं, इनका रुख साइड्स की तरफ शुमालन जुनूबन रखा गया। अब ये दोनों पोजीशंस यानी आखिरी कतार की और दाएं बाएं की जाहिर है इसलिए थी कि अपनी फौज को दुश्मन के घेरे में आने से बचाया जा सके, दुश्मन कहीं छुप कर पीछे से वार न करते। शहनशाह चिन शी हुआंग ने इस डिप्लॉयमेंट को हमेशा के लिए महफूज कर दिया जिससे उसने चीन को चीन बनाया था। यहाँ तक कि इसका एक एक सिपाही आज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन हजारों सिपाहियों की लाइंस में कोई 2 चेहरे भी आज आपको एक जैसे नहीं मिलते, क्योंकि शहनशाह ने अपनी असली फौज ही के टेराकोटा मुजस्मे बनवाए थे। शहनशाह ने जब मकबरे की तामीर शुरू करवाई तो 8 किस्म के अलग अलग यूनिफॉर्म्स के ढांचे बनवाए, जिनमें हाई रैंकिंग जनरल्स से लेकर आम सिपाही तक और मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स तक के अलग अलग डिटेल्ड मुजस्मे बनवाए गए। सर के बालों से लेकर जूते तक हर कैटेगरी का अलग पहनावा दिखाया गया। एक एक सिपाही के जिम्मे था कि वो अपने चेहरे का मास्क बनवाने में भरपूर ताउन करे, ताकि शहनशाह की मौत के बाद भी वही उसका सिपाही हो, वही उसकी फौज में हो। ये सिपाहियों के लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी एक एजाज की बात थी उन दिनों। सबके हूबहू मास्क तैयार करने, अजीमुशान मकबरा तामीर करने के लिए इंजीनियर्स की एक पूरी खेप शहर के करीब लाकर बसाई गई। उसी ने तमाम सिपाहियों के चेहरों के मॉडल्स तैयार किए। उन्हें मिट्टी में फिर पकाया गया, उन मॉडल्स को पुख्ता किया गया, अंदर से मजबूत किया गया और उस सिपाही या ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट के रैंक के मुताबिक उसकी वर्दी वाले ढांचे पर फिट कर दिया गया। अगर दोस्तों सिर्फ इस कारीगरी पर आप हैरान हो रहे हैं तो अभी थोड़ी सी हैरत बचा लें, क्योंकि हैरत का सामान अभी कुछ और भी बाकी है। एक तो ये कि चीन को मुत्तहिद करने वाले शहनशाह की ये सारी फौज वैसी की वैसी आज आप देख सकते हैं, उसका बड़ा हिस्सा, ये तो हैरत की बात हुई। लेकिन साथ में ये भी कि आप उस बड़ी ईंट को बनाने वाले इंजीनियर का नाम भी जान सकते हैं जिस पर हर टेराकोटा स्टैचू खड़ा है। जी हाँ, चीफ आर्किटेक्ट ने यह भी यकीनी बनाया था कि एक भी पत्थर ऐसा ना हो जिसे बनाने वाले को ट्रेस ना किया जा सके। वैसे ये तकनीक कदीम चाइनीज इंजीनियर्स हर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया करते थे। दीवारें चीन पर आज भी वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर इसको बनाने वाले का नाम लिखा था। बहुत से तो रिप्लेस हो गए, लेकिन कुछ मौजूद हैं। ये इसलिए अहम था कि हर कोई अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस करे और बेहतरीन पत्थर तैयार करे। ऐन मुमकिन है कि इस तरह से बुरा काम करने वाले को सजा और अच्छा काम करने वाले को इनाम वगैरह भी दिया जाता हो। यह आर्मी इतनी परफेक्शन से बनाई गई थी कि आज भी आप इसके ऑफिसर्स, इसके आर्चर्स यानी तीरंदाज, आम सिपाहियों में, ब्यूरोक्रेट्स में और खुदाम में फ़र्क आसानी से मालूम कर सकते हैं। पिट नंबर 2 का आप ये आर्चर देखें, जिसकी वर्दी का रंग हमने आपको दिखाया था। इसका लिबास और इसके मुकाबले में इस हाई रैंकिंग जनरल का लिबास देखें, दोनों मुख्तलिफ हैं। दोनों के लिबास पर मौजूद क्रॉसेस की तादाद मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है। फर्स्ट एम्परर की फौज के घोड़े भी स्पेशल थे। इन्हें शुमाल की ठंडी चरागाहों में ख़ास तौर पर पाला जाता था। इनके छोटे कद ख़ास तौर पर इसलिए मुंतखब किए जाते थे ताकि ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ने में इन्हें आसानी रहे और लंबे कद की वजह से ये फिसल कर आसानी से गिरे ना। मतलब मजबूत ग्रेविटी के घोड़े थे ये। फिर ये घोड़े निस्बतन कम खुराक पर ज़्यादा सफ़र भी कर लेते थे। लेकिन आपको बताएं साथियों कि घोड़े की डिस्कवरी में जिस चीज़ ने आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियन को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो उसका छोटा कद नहीं, बल्कि इस पर कसी हुई ये जीन थी। दरअसल आमतौर पर यही समझा जाता था कि घोड़ों पर जीन कसने का रिवाज 4वीं सदी में शुरू हुआ, कोई 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स बैक। लेकिन टेराकोटा कैवेलरी को देखकर, इन घोड़ों को देखकर लगता है कि चीन आर्मी इससे यानी 1600 की जो तारीख है उससे भी 600 साल पहले सैडल्स का, जीन का इस्तेमाल शुरू कर चुकी थी। जरा एक लम्हे को सोचें कि अगर 2200 साल पहले शहनशाह चिन शी हुआंग ने ये सब कुछ इस बारीक बीनी से तैयार करवा के महफूज ना कर दिया होता तो किसी को इस तारीख की कानो कान शायद खबर ना होती। सब लोग सिमा चंद हिस्टोरियन की तारीख को एक लेजेंड ही समझते, वो लेजेंड जो अब हकीकत साबित हो चुकी है।
اور ابھی آپ نے صرف اس کا ایک حصہ دیکھا، سنا اور جانا ہے۔ اس سے بھی دلچسپ کہانی یعنی شہنشاہ کی اور اس کے مقبرے کی کہانی تو ابھی باقی ہے۔ اس موسولیم کی مقبرے کی کہانی، جس کی اپنے تئیں حفاظت کے لیے شہنشاہ نے یہ پوری پکی ہوئی مٹی کی فوج کھڑی کی تھی۔ یہ وہی مقبرہ ہے جس کے بارے میں سماچند نے لکھا تھا کہ اس کی چھت پر موتیوں سے ستارے جڑے گئے ہیں اور ویل مچھلی کے تیل سے چراغ روشن کیے گئے ہیں اور لیکوڈ مرکری کے دریا بہا کر ان کے درمیان میں شہنشاہ کو دفن کیا گیا ہے۔ کیا یہ بھی سچ ثابت ہوا یا یہ تینوں باتیں جھوٹی تھیں، افسانے تھے؟ اس پر ہم اگلے اور آخری حصے میں بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ماڈرن سائنس شہنشاہ کی فوج اور مرکری کے دریاؤں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ ایک ایسا شہنشاہ تھا جسے زندہ رہنے کے جنون نے بہت جلدی مار ڈالا۔ 80 سے زیادہ شہنشاہ آئے اور چلے گئے، شہنشاہی نظام تک ختم ہو گیا، لیکن پہلے شہنشاہ کی فوج زیر زمین خاموشی سے انتظار کرتی رہی۔ کبھی 6 ملکوں کی فوج اس کی دشمن تھی، آج اس کا دشمن صرف ایک ہے، آکسیجن۔ 2180 سال پہلے کی تاریخ لکھی نہیں گئی، مجسم کر دی گئی۔ ہم پر ایک ہسٹورین کا قرض بھی ہے کہ اس نے ہمیں وہ کچھ بتایا جو شاید ہم نہ جان سکتے۔ اس نے 13 سال کی عمر میں اپنا مقبرہ بنوانا شروع کر دیا تھا، لیکن اسے ایسی جلدی بھلا کیا تھی؟ عین ممکن ہے کہ مقبرے میں آج بھی ویل مچھلی کے تیل سے روشن کیے گئے چراغ موجود ہوں۔ تاریخ معلوم کرنے کی جلدی میں ہمیشہ کے لیے تاریخ ضائع کر دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل رائج۔ کیورس فیلوز پہلے چائنیز شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے مقبرے کی تعمیر کا آغاز اس وقت ہی کر دیا تھا جب وہ چن سلطنت کا بادشاہ بنا، اور تب وہ صرف 13 سال کا ایک لڑکا تھا۔ آپ یقیناً سوچیں گے کہ آخر زندگی کے اتنے ابتدائی برسوں میں ہی اسے مرنے کی کیا جلدی پڑ گئی تھی کہ اس نے اپنا مقبرہ ہی بنوانا شروع کر دیا، موسولیم ہی کی تعمیر شروع کر دی۔ بات یوں تھی کہ چائنیز شہنشاہ خود کو لازوال مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اپنی زندگی میں وہ اپنی اس سلطنت کے معاملات چلاتے ہیں، اسی طرح دوسری دنیا میں بھی ان کی ایک سلطنت ہوگی جس کے وہ حکمران ہوں گے، لیکن اس کے لیے پلاننگ اور بندوبست انہیں آج ہی سے کرنا پڑے گا۔ چائنیز شہنشاہ اور مصر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ فرعون یہی بندوبست کرتے تھے، بہت جلدی شروع کر لیتے تھے، حکمران بنتے ہی شروع کر لیتے تھے۔ پھر صرف فرما روا ہی نہیں، تقریباً ہر دولت مند اور بااثر خاندان سربراہ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ شہنشاہ چن شی ہوانگ کے ساتھ خاص طور پر یہ بھی ہوا کہ جب اس نے 221 BCE میں 221 BCE میں 6 ریاستوں کو فتح کر کے پہلی مرتبہ متحدہ چین کی بنیاد رکھی، تو شکست کھانے والے حکمران اس کے دشمن بھی بن چکے تھے۔ پھر اس کے کچھ جنرلز بھی وفاداری بدل کر کسی وجہ سے دشمن کی صفوں میں جا چھپے تھے۔ شہنشاہ سمجھتا تھا کہ اسے اس دنیا میں بھی شاید ان کا مقابلہ کرنا پڑے اور مرنے کے بعد بھی اپنی اور اپنی سلطنت کا دفاع کرنا پڑے۔ اسی لیے پہلے گڑھے میں، فرسٹ پٹ میں، جو 6 سے 8 ہزار کے قریب انفینٹری اور کیولری آپ نے کھڑی دیکھی تھی، اس ساری کا رخ مشرق کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف تھا، کیونکہ جن ریاستوں کو شہنشاہ نے فتح کیا تھا وہ اس شہر کے مشرق ہی میں تھی۔ ساتھیوں، اپنے تئیں اس لمبی سوچ کے حساب سے شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے کیپٹل شیانیانگ سے 30 کلومیٹر دور، 30-40 کلومیٹر دور ماؤنٹ لی کے نیچے اپنا مقبرہ تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ اس کے لیے 98 مربع کلومیٹر 98 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کو شہنشاہ نے ایک عظیم مقبرے کے کمپلیکس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی میں ٹیراکوٹا پٹس بھی قائم کی گئی تھی جو کہ شہنشاہ کی قبر والی پہاڑی سے 1.5 کلومیٹر فاصلے پر تھی۔ اس پورے موسولیم کی اس مقبرے کی تعمیر کے لیے ایک ہائی رینکنگ جرنل کو مقرر کیا گیا، جس کے ساتھ انجینئرز اور ہنرمندوں کی، کاریگروں کی ایک پوری فوج ظفر موج تھی۔ آج آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جدید آلات سے چائنا میں اندازہ لگا چکا ہے کہ شہنشاہ کا بنیادی مقبرہ زمین سے 50 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر مین میڈ ہل ماؤنٹ لی بنائی گئی۔ یہ پہاڑی قدرتی نہیں ہے۔ اگر ہم اوپر سے نیچے پہاڑی کی بلندی سے اور قبر کی گہرائی میں جہاں مقبرہ ہے اس کی اگر ہم کل اونچائی دیکھیں تو یہ کوئی 165 میٹر 165 میٹر بنتی ہے۔ تقریباً 30 سے 40 منزلہ ٹاور، ایک رہائشی ٹاور یہاں پر بن سکتا ہے اس بلندی تک۔ نیچے مقبرے میں جہاں شہنشاہ کی لاش رکھی ہے، اس کے گرد پوری سلطنت کے نقشے کے مطابق پہاڑ اور دریا بنائے گئے۔ ان دریاؤں میں لیکوڈ مرکری انڈیل کر کسی میکنزم سے پانی کی طرح بہائی بھی گئی، اس میں روانی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ مقبرے کی چھت ایسی بنائی گئی کہ اس پر چاند ستارے جگمگاتے تھے۔ اس پر قیمتی پتھر جڑے گئے تھے، موتی جڑے گئے تھے، کھلی چمکتی رات جیسا روشن آسمان بنایا گیا تھا۔
बुनियादी मकबरे के गिर्द मोटे पत्थर की 45 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई थी और सिर्फ एक रास्ता बाहर जाने के लिए रखा गया था। इस एक रास्ते तक पहुंचने के लिए कई तह दर तह राहदारियों के रास्ते बनाए गए थे। फिर हर रास्ते में ऑटोमेटिक क्रॉस बोज लगाई गई थीं। तीर कमानों का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था कि किसी के कदम रखते ही ये सब चल पड़े और आने वाले पर तीरों की बारिश हो जाए। आपके जहन में दोस्तों इंडियाना जोन्स की फिल्म्स आ रही होंगी तो ठीक ही आ रही हैं। लगता हमें भी यही है कि रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के कुछ सीक्वेंसेस का आइडिया स्टीवन स्पिलबर्ग को शायद यहीं से मिला हो, इसकी कुछ इंस्पायरेशन यहाँ से भी हो, क्योंकि इसका पहला हिस्सा 1981 में आया था, जिसका मतलब है कि स्टीवन स्पिलबर्ग ने यकीनन इस पर काम कुछ साल पहले शुरू किया होगा, 70 की दहाई के मिडल में, क्योंकि 1974 में ये दरियाफ्त हुए और उसके बाद फिर सिमाचिन हिस्टोरियन के तर्जमे ज़्यादा मशहूर हुए और उन्हीं तराजम में मकबरे के इन ट्रैप्स का जिक्र भी था, तो कुछ इंस्पायरेशन हो सकता है कि यहाँ से भी ली गई हो। तो खैर दोस्तों, चाइनीज हिस्ट्री के मुताबिक चिन शी हुआंग के मकबरे की तामीर में 7 लाख मजदूरों ने तकरीबन 4 दहाइयों तक दिन रात काम किया। लेकिन अगर सच पूछें तो ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी पिट्स भी दरियाफ्त हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मुकम्मल किए बगैर ही जल्दी में मट्टी डालकर इसे भर दिया गया था। इसमें नामुकम्मल दीवारें और नामुकम्मल मुजस्समे पड़े हुए हैं। इसकी पहली वजह दरअसल ये थी कि शहनशाह की मौत बहुत जल्दी हो गई थी, अचानक सिर्फ 49 वर्ष का वो जब था तब हो गई थी। इसलिए मुसेलियम के इस मकबरे के कॉम्प्लेक्स के मुकम्मल नक्शे पर अमल नहीं हो सका। लेकिन इससे भी बड़ी वजह यह थी कि शहनशाह की मौत के फौरन बाद ही सल्तनत में बगावतें फूट पड़ी थी। इसलिए शहनशाह के मकबरे की डिटेल्स मुकम्मल करने से पहले ही ज्यादा अहम यह समझा गया कि चिन डायनेस्टी को बचाने की कोशिश की जाए। क्यूरियस फेलोज, शहनशाह की सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में मौत एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब कहानी है, क्योंकि शहनशाह दरअसल ज्यादा जिंदा रहने के जुनून में जल्दी मर गया था। बात यह थी कि शहनशाह वैसे तो अपना मकबरा बचपन से ही तैयार करवा रहा था, मगर इसे ये जुनून बहरहाल था कि वो 10,000 नस्लों तक हुकूमत करना चाहता था। वो ऐसा अमृत तलाश करना चाहता था, ऐसा आबे हयात तलाश करना चाहता था जिसे इस्तेमाल करने के बाद उसे मौत न छू सके। उसे किसी हकीम ने बता दिया था कि पारे में, लिक्विड मरकरी में ही दरअसल आबे हयात छुपा हुआ है। वो अमृत धारा है जिसे प्रॉपर इस्तेमाल करने से इंसान मौत को शिकस्त दे सकता है। उसे ये भी बताया गया था कि समंदरों में कहीं एक जजीरा है जहां आबे हयात का चश्मा बहता है और आपको वहां से ये मिल सकता है। फिर क्या था, शहनशाह ने 3000 मर्दोजन का एक बेड़ा तैयार किया, उसके बहुत से हिस्से बनाए और उसे मरहलावार समंदरों में मगरिब की तरफ भेज दिया। इनमें कुछ नाकाम लौटे और ज्यादातर वापस कभी नहीं आए। इस दौरान शाही तबीब शहनशाह को सुर्ख मरकरी के कैप्सूल बनाकर, पेड़े से बनाकर देते रहे, जिन्हें शहनशाह के खादिम सोने के बॉक्स में महफूज करते थे और वक्फे वक्फे से शहनशाह को खाने के लिए देते थे। अब ये वो जगह थी जहां शहनशाह और उसकी मेडिकल टीम बुरी तरह नाकाम हुई, क्योंकि शहनशाह का 6 रियासतें फतह करने वाला स्ट्रेटजिक माइंड मरकरी के मुसलसल इस्तेमाल से नाकारा हो रहा था। मरकरी उसके नर्वस सिस्टम पर हावी होती गई और वो हेलुसिनेशन का शिकार हो गया। पहले ये हुआ कि उसे अपने गिर्द हर शख्स पर शक होने लगा, उसे हर कोई दुश्मन लगता था। उसने दरबार में हथियार का दाखला ही बंद कर दिया, उसकी अपनी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। फिर वो जागते में अजीबोगरीब ख्वाब देखता था, जो लोग मौजूद नहीं होते थे उनसे गुफ्तगू शुरू कर देता था। वो ये कहने लगा था कि समंदर की मछलियां भी मेरा हुक्म मानती हैं, आबे हयात लाने में ये मेरी मदद करेंगी। 210 BCE में, यानी जब इसे मुतहदा चीन का शहनशाह बने अभी 11वां बरस था, तब वो मशरिक में समंदर की तरफ गया। मछलियों से वहां उसने ख्याली खिताब किया, फिर वापस आते हुए रास्ते में किसी वक्त मर गया। इसकी मौत को खुफिया रखा गया और एक मुख्तसर काफिला जल्दी जल्दी वापस कैपिटल शानयांग पहुंचा। अब जानते हैं कि ताकतवर शहनशाह के मरने की खबर नए शहनशाह के तख्त पर बैठने तक हमेशा तारीख में खुफिया रखी जाती थी, ताकि मुमकिन बगावतों से बचा जा सके। चिन शी हुआंग के साथ भी यही किया गया। लेकिन यहाँ ये हुआ कि शहनशाह की मौत को तो किसी न किसी तरह खुफिया रख लिया गया बहुत लंबे अरसे के लिए, लेकिन शहनशाह का जानशीन बहुत कमजोर साबित हुआ। ज़ाहिर है उसका बेटा था, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा बेटा था। इसके फौरन बाद जो बगावतें शुरू हुई वो इस नए जानशीन से काबू में नहीं आई। यहाँ तक कि कैपिटल शानयांग में भी किसानों और कई लॉर्ड्स ने बगावत कर दी।
انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ شہنشاہ کی لاش کو بچانے کے لیے عظیم الشان موسیلیم کو مقبرے کی تعمیر کو روک دیا گیا، وہ جہاں تھا اس سے آگے نہیں بڑھایا گیا اور ماؤنٹ لی والی جگہ کو بھر دیا گیا۔ پھر جہاں جہاں ٹیراکوٹا سکیمز پر پٹس بنائی جا رہی تھیں، وارئرز کو وہاں پر رکھا جا رہا تھا۔ جو کام ابھی نامکمل تھا اسے بھی وہیں چھوڑ کر مٹی اور لکڑی سے بھر کر بند کر دیا گیا۔ خانہ جنگی اور بغاوتوں کا سلسلہ اگلے 4 سال تک جاری رہا اور آخر کار چنشی ہوانگ کی ڈائنسٹی ختم کر دی گئی۔ باغیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور مقبرے کو تلاش کر کے تباہ کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ ان کوششوں میں ٹیراکوٹا وارئرز کی کچھ پٹ باغیوں کے ہاتھ آ گئیں اور انہوں نے کھود کر ان سٹیچوز کو، ان وارئرز کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ باغی فورسز گہری پٹس میں اتر جاتے تھے، ایک کنواں سا بنا کے، پھر وہ جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں جا کر ایک ایک ٹیراکوٹا سولجر کے سٹیچو کو توڑتے تھے، پھر ان کے اصلی برونز کے بنے ہوئے اور کوٹڈ ہتھیار چوری کر کے لے جاتے تھے۔ جن گہری پٹس میں وہ نہیں اتر سکتے تھے وہاں ایسی آگ سلگاتے تھے کہ چھت گر کر سب کچھ وہاں ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا۔ جو ٹیراکوٹا وارئرز آج ہمارے سامنے ہیں پٹس میں 1، 2 اور 3 میں، وہ تمام کے تمام اس ہنگامہ آرائی سے کسی حد تک بچے ہوئے ریلکس ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا کہ پٹ نمبر 1 میں موجود ٹیراکوٹا سولجرز 400 ٹکڑوں کو جوڑ کر جگسا پزل کی طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری توڑ پھوڑ اسی پہلی بغاوت کے دوران ہوئی تھی۔ آج بھی ان ریلکس پر، ان کے بچے ہوئے آثار پر جلنے کے نشانات موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو مجسمے بنائے ہی سرخ مٹی کو آگ پر جلا کر تھے، انہیں بھلا آگ مزید کیا نقصان پہنچاتی ہوگی؟ بات یوں تھی دوستو کہ ہزاروں سٹیچوز کو ایک ایک کر کے پوری طاقت سے توڑنا پھوڑنا ذرا مشکل تھا اور محنت طلب کام تھا۔ پھر اس کے لیے مٹی کھود کر 10 میٹر گہرائی میں اترنا پڑتا تھا، زندگی بھی اپنی خطرے میں ڈالنا پڑتی تھی۔ لیکن باغیوں کو یہ معلوم تھا کہ اس ٹیراکوٹا آرمی کے ہاتھوں میں اصلی اور طاقتور ہتھیار موجود ہیں، نیزے اور تلواریں اصلی ہیں، اور ظاہر ہے ان کی باغیوں کو ضرورت تھی۔ بائی دا وے، جو ہتھیار اب سلامت ملے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کی چمک اور دھار آج بھی 2002 صدیوں بعد بھی قائم ہے۔ ان قیمتی اور طاقتور ہتھیاروں کو حاصل کرنے کے لیے باغی گہرا کنواں کھودتے تھے، اس میں اتر جاتے تھے، پھر جتنے مجسمے توڑ سکتے تھے، جتنوں پر غصہ نکال سکتے تھے نکالتے تھے، تاکہ ظاہر ہے وہ بھی توہم پرست تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگلی دنیا میں یہ ان کے مقابلے پر کھڑے ہوں۔ پھر وہ ان کے ہتھیار اٹھاتے تھے، انہیں کھینچ کر اوپر کنویں سے بھیج دیتے تھے اور واپس نکلتے ہوئے پگھلی ہوئی چربی سے شہتیروں کو گیلا کر دیتے تھے اس پٹ کے اندر، پھر اوپر جا کر خشک لکڑیوں کو آگ لگا کر نیچے پھینک دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ پٹس کے پلرز اور لکڑی کی چھتوں کا کچھ حصہ جل کر گر جاتا تھا اور اس کے ملبے میں ٹیراکوٹا وارئرز کرچی کرچی ہو جاتے تھے۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کے دوران باغیوں نے پورا زور لگا دیا کہ وہ کسی طرح شہنشاہ کے مقبرے کو بھی تلاش کر لیں اور اس کے اندر موجود خزانے لوٹ کر بادشاہ کی لاش کو بھی عبرت کا نشان بنا دیں، تاکہ اپنی توہم پرستی میں جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شہنشاہ بھی دوبارہ ان کے مقابلے پر اگلی دنیا میں بھی نہ آ سکے۔ لیکن وہ کبھی بھی شہنشاہ کی قبر تک اس کے مقبرے کے اندر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد بھی بہت سی بغاوتیں ہوئیں، شہنشاہ بدلتے رہے، لیکن وہ بھی اس مقبرے تک نہیں پہنچ سکے، اور آج اسے بچانے کی غرض سے کوئی جلدی میں یہاں پہنچنے کی غلطی نہیں کر رہا۔ یعنی کم از کم 2200 سال سے تو پہلے شہنشاہ کی اسٹریٹجی بہترین کام کر رہی ہے۔ کیوریوس فیلوز، چائنیز ریبیلین کا یہ پہلا ہنگامہ، یہ آتش و آہن کا کھیل تب تھما جب ایک پیدل سپاہی کے بیٹے لیو بینگ نے 7 ریاستوں میں پھیلی بغاوت پر فتح حاصل کر لی اور چن ڈائنسٹی کا خاتمہ کر دیا۔ 202 BCE میں اس نے ہینز ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی اور چین کے پہلے ہینز شہنشاہ گازو کے طور پر تخت سنبھال لیا۔ وہی ہینز ڈائنسٹی جس نے پھر اگلے 400 سال تک چین پر حکومت کی اور اسے ہر طرف اس کے جغرافیے کو، اس کی روایات کو پھیلایا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ہینز ڈائنسٹی بھی پہلے شہنشاہ چنشی ہوانگ کے سسٹمز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کر سکی۔ یہ پہلے شہنشاہ کی تاریخ، اس کا مقبرہ، ٹیراکوٹا کمپلیکس بھی ختم نہیں کر سکے۔ بائی دا وے، سچ پوچھیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے جہاں سوزی کے بجائے، آگ لگانے کے بجائے، سب کچھ پھونک ڈالنے کے بجائے جہاں بانی پر زیادہ توجہ دی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کرنا اور مختلف قبیلوں کو، ریاستوں کو ساتھ ملانا ہینز ڈائنسٹی کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے 400 سال تک حکومت کی، 4 صدیاں وہ حکمران رہے۔ ہینز کی 4 سینچریز کے بعد سوئی ڈائنسٹی صرف 37 سال 37 ایئرز چین کی حکمران رہی۔
फिर तांग डायनेस्टी ने 3 सदियां हुक्मरानी की। सॉन्ग्स भी कोई 300 साल के लगभग तख्त नशीन रहे, जिसके बाद फिर एक पूरी सदी में युआन डायनेस्टी से शहनशाह आते और जाते रहे। मिंग शाही हुकूमत भी 3 सदियों तक चीन का निज़ाम चलाती रही और आखिर में चिंग डायनेस्टी आई, जिसने तकरीबन 268 टू 68 ईयर्स तक चीन पर हुकूमत की। यूं इन 7 बड़ी डायनेस्टीज ने कुल मिलाकर 2000 से कुछ ऊपर लगभग साल शहनशाही निज़ाम को चीन पर चलाया। 80 से ज़्यादा शहनशाह आए और गए और फिर 1912 में 1912 में शहनशाही निज़ाम भी चीन से हमेशा के लिए रुखसत हो गया, लेकिन पहले शहनशाह चिन शी हुआंग का दिया हुआ नाम चीन कायम रहा। इसकी टेराकोटा आर्मी, इसके वॉरियर्स खामोशी से ज़ेरे ज़मीन इंतज़ार करते रहे और पहले शहनशाह की आखिरी आरामगाह का राज भी एक राज ही रहा। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो इस मौसीलियम का, इस मकबरे का सिर्फ 1% ही डिस्कवर कर पाए हैं। जब हमने अपने विजिट के दौरान इसकी वजह पूछी कि आज तो आपके पास एक्सकवेशन सिस्टम्स हैं, पेनिट्रेटिंग रेडार समेत हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो आप सुरंग बनाकर माउंट ली में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? जाएं और देख लें कि क्या राज पोशीदा है यहाँ। इस पर चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का कहना था कि मकबरे के अंदर सदियों पुराने राज, ट्रैप्स, स्ट्रक्चर्स अब भी नाजुक हालत में मौजूद हैं। यकीनन हम पावरफुल तरीके से, जोर ज़बरदस्ती से इन्हें तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, अंदर घुसने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कदीम खुफिया स्ट्रक्चर और ट्रैप्स का राज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उस तारीख का अहम तरीन रिकॉर्ड हमेशा के लिए फना हो जाएगा जो 2200 साल से महफूज चली आ रही है। क्योंकि ज़रा सी गलती से मकबरे की छत गिर जाएगी, वो आसमान जिस पे हीरे जड़े हैं, जिस पे शहनशाह की तारीख लिखी है, वो छत गिर जाएगी और शहनशाह की सारी ज़ेरे ज़मीन एस्टेब्लिशमेंट भी बर्बाद हो जाएगी। चुनाचे चाइनीज़ गवर्नमेंट का फैसला है कि इसे जब भी निकाला जाएगा, मुकम्मल हालत में ही निकाला जाएगा, चाहे 1 सदी और लग जाए। दोस्तों, अगर हम उनके अल्फाज को उर्दू में उसकी तर्जुमानी करें तो वो कुछ यूं थे कि तारीख को जल्दी जल्दी मालूम करने की कोशिश में हम तारीख को ज़ाया कर बैठेंगे। इसे महफूज निकालने के लिए वक्त की कीमत तो हम अदा कर सकते हैं, मगर इसे जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश में जो नुकसान होगा वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यूरियस फेलोज जनवरी में हमने तकरीबन 2 हफ्ते चाइनीज़ हिस्ट्री म्यूजियम्स में गुजारे और देखा कि चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपनी तारीख के एक एक मोड़ को ज़मीन की गहराइयों से निकाल कर महफूज कर रहा है। इसकी नकलें बनाता है, फिर वो मिनिएचर्स तैयार करता है, इस तरह के ओरिजिनल्स को महफूज बनाने की साइंस दरियाफ्त करता है, फिर इस पर फिल्म्स, किताबें और सीरीज़ बनती हैं। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट और एआई माहिरीन की निगरानी में, मुश्तरका निगरानी में वो काम होता है। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कैसे लॉन्गमैन के बुधा और उसके दीगर साथियों के जो मुजस्मे थे, जो कि टूटे फूटे थे, इनके मिसिंग पार्ट्स को रिकवर किया जा रहा है एआई की मदद से। दूसरी जगहों पर भी स्कॉलर्स और मशीन्स बरसों से कदीम मुजस्मों के तबाहाल हिस्सों को रिकवर करने और मिटे हुए अल्फाज को जिंदगी देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये ज्यादातर वो तबाही है, उसके आसार हैं जो वक्त ने की या फिर 7 यूरोपियन ताकतों ने 19वीं और 20वीं सदी में फैलाई थी। इसकी कहानी हम आपको इस सीरीज में चाइनीज सेंचुरी ऑफ इम्यूलेशन में दिखा चुके हैं। हिस्ट्री रिकवरी के लिए इतना बारीक बीन और इतना महंगा काम वहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि कदीम शहनशाहों का एक एक अंदाज और लिबास की एक एक तफसील अपने अंदर भी एक पूरी तारीख और एक रवायत समोए हुए होती थी। मसलन आप इसी पहले शहनशाह चिन शी हुआंग के स्टैचू के इस रेप्लिका को देखें। ये छोटा सा मॉडल हमने उसी टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम से लिया था, लिनटोंग डिस्ट्रिक्ट से। ये मॉडल उस तारीखी तस्वीर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो आमतौर पर आपको ऑनलाइन गूगल सर्च के दौरान या विकीपीडिया पर नजर आएगा। लेकिन शहनशाह का अटायर, इसका लिबास इस स्टैचू में और तारीखी तस्वीर में एक ही है। पहले आप इस शाही ताज को, जिसे म्यानगॉन कहते थे, इसे देखें। म्यानगॉन ऊपर से आपको स्पाट, हॉरिजेंटल, सर के पीछे से माथे के आगे आती हुई एक फ्लैट सरफेस दिखाई देती है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यह हेवन की, आसमान की अलामत था। चाइनीज हेवन को, ऊपर आसमान को कुल कायनात कहते थे, जो कि हमवार, पुरसुकून, बगैर तब्दीली के फैला हुआ है। तो ताज का फ्लैट हिस्सा ये बताता था कि शहनशाह के ऊपर कायनात है, हेवन है, जो कि पुरसुकून, फ्लैट, पिछले ज़मानों से चली आती है, शहनशाह तक पहुंची है और आगे भी इसी तरह चलती जाएगी। ये तसलसल, इत्मीनान और स्टेबिलिटी की अलामत थी।
फिर इस ताज के आगे और पीछे मोतियों की झालर होती थी जिसकी लड़ियों को लियू कहते थे। कदीम चाइना में जितना बड़ा ओहदेदार होता था उसके म्यानगोंग में उतनी ही लड़ियां और उतने ही कीमती मोती पिरोए हुए होते थे। अब शहनशाह तो सबसे बड़ा सबसे ताकतवर था, कोई उससे ऊपर तो था नहीं, सो उसके ताज में सबसे ज्यादा मतलब 12 मोतियों की लड़ियां आगे और पीछे लटक रही होती थी। मगर इस लियू का एक और भी मकसद मतलब था, वो ये कि झालर के मोती कायनाती कवानीन और रियासती असूलों को जाहिर करते थे। सिंबोलिज्म ये था, मिसाल ये थी, अलामत ये थी कि शहनशाह जब भी सामने अपनी राया की तरफ देखेगा तो वो सबको एक नज़र से, कानून और असूल के फिल्टर से, उस नज़र से देखेगा। उसके लिए सब बराबर हैं, उसका कोई फेवरेट नहीं है। तीसरा दिलचस्प मकसद इस किस्म के ताज म्यानगोंग का ये था कि जब शहनशाह के सर पर ये 12 लड़ियों की झालर वाला ताज होगा तो माबदौलत के लिए दाएं बाएं गर्दन घुमाकर तांक झांक करना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो ये हरकत उनके शान शान नहीं, और फिर ये कि इससे इसको सर को बार बार हिलाने से आवाज़ पैदा होगी, मोतियों की झालर उलझ भी सकती थी। शहनशाह का रोब दबदबा कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि वो तख्त पर हर एंगल से शहनशाह ही लगे, मिस्टर बीन न लगे अपनी हरकतों से। सो ये झालर एक सॉफ्ट रिमाइंडर भी थी कि शहनशाह बुलंदी पर बैठेगा और सिर्फ सामने की तरफ और कदरे नीचे देखेगा, हर शख्स को कानून के फिल्टर से सामने देखेगा, दाएं बाएं नहीं झांकेगा। ये म्यानगोंग का अलामती इजहार था, सिंबलिज्म था। इसके बाद आप शहनशाह का पहनावा, इसका रौब, इसका अटायर देखें जो कि पूरी जमीन की कहानी सुना रहा है। जैसे सर पर हैवन था तो नीचे उसके जमीन थी। इसे म्यानफू कहते थे इस पूरे अटायर को। आप गौर कीजिए कि इस पर नीचे शहनशाह के कदमों में पहाड़ी सिलसिले हैं, फिर समंदरी लहरों की एक तय है, इससे ऊपर चाइनीज शहनशाह का निशान ड्रैगन है जो कि सबसे बड़ा है, और चाइनीज हिस्ट्री में ड्रैगन दुश्मन की नहीं, एक ताकतवर दोस्त की अलामत था। म्यानफू पर सबसे ऊपर बादल भी तैर रहे हैं, फिर पहाड़ों, समंदरों, ड्रैगन और बादलों के इस पूरे जमीनी निजाम को एक बेल्ट ने बांध रखा है। आखिर में ये कि शहनशाह के म्यान में एक तलवार है जिस पर शहनशाह का हाथ है, यानी वो आपसे दोस्त की तरह पेश आ रहा है, लेकिन उसका हाथ तलवार से, ताकत से दूर नहीं है। क्यूरियस फेलोज, ये पूरा अटायर बताता था कि शहनशाह एक हमेशा कायम रहने वाली हैवन का नुमाइंदा है और ज़मीन के बहरोबर का मालिक है और अवाम का ताकतवर, बारोब, संजीदा, हमदर्द दोस्त है। म्यानगोंग, म्यानफू और लियूज, ये सब अलामतें पूरी कहानी सुनाती हैं और एक तारीख बताती हैं। ये लिबास इसलिए महफूज है कि सिमाचन हिस्टोरियन समेत बहुत से मौर्रखीन ने इसकी तफसीलात लिखी थीं और बाद की डायनेस्टीज ने भी इसको थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ कायम रखा हुआ था। अब इसी अटायर से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस जैसी और कितनी ही अलामती निशानियाँ और सिंबलिज्म के शाहकार पहले शहनशाह के मकबरे में यकीनन दफन होंगे। यही वजह है कि चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट किसी जोर ज़बरदस्ती से पहले शहनशाह के मकबरे को नहीं खोलना चाहते। वो चाहते हैं कि मकबरे में मौजूद एक एक अलामत, एक एक ट्रैप और एक एक कारीगरी के शाहकार को इस तरह निकाला जाए, एक्सकवेट किया जाए, जैसा कि पहले शहनशाह ने सोचा और महफूज करवाया था। क्योंकि जो कुछ मिला है इसमें तो नफासत और हुनरमंदी की बेमिसाली नजर आती है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा फिर आप पिट नंबर 3, जहां प्लानिंग टीम की टेराकोटा स्कीम महफूज थी, उसे देखें। यहाँ की छत से वो हुक्स मिले हैं जहां पर पर्दे लटके हुए थे, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर प्लानिंग वाली खाई में, उस पिट में, पिट नंबर 3 में आराइश व ज़ेबाइश का ऐसा नाजुक बंदोबस्त किया गया था तो शहनशाह ने अपने मकबरे में यकीनन इससे बहुत ज्यादा कुछ किया होगा। सो मामूली सी जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी इस सारी तारीख को फना कर सकती है, जाया कर सकती है। इसीलिए इन्हें निकालने में सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी बगैर खुदाई के भी चेक किया जा सकता है। मसलन ये कि क्या हकीकत में शहनशाह ने वाकई मरकरी के दरिया मकबरे के अंदर बनवाए भी थे या नहीं। और वाकया यह है कि ये राज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मालूम किया जा चुका है। 1980 में, यानी टेराकोटा आर्मी डिस्कवर होने के बाद ही सिमाचन हिस्टोरियन की किताब शेजी, जो उसका पुराना नाम था, एक बार फिर मकबूल हो गई थी। गो के उसमें खुसूसी तौर पर पिट्स का और टेराकोटा वॉरियर्स का जिक्र नहीं था, मगर ये दरियाफ्त बहरहाल उसी शहनशाह के बारे में तो थी ना, जिसके मकबरे में मरकरी के दरियाओं का जिक्र उसने बहुत तफसील से किया था। सो क्या हुआ कि कई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए, मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ तरीकों से सैंपल्स लिए माउंट ली से, और सब ने यह साबित किया कि मरकरी वाली बात दुरुस्त थी, सच थी।
دیکھا گیا کہ مقبرے کے ارد گرد کی زمین میں تو مرکری کی کنسنٹریشن 70 ppb ہے، لیکن مقبرے کے اندر یہ ارتکاز، یہ کنسنٹریشن 280 سے 1500 1500 ppb تک ہے، فرام 280 to 1500۔ یہ سینکڑوں گنا زیادہ کنسنٹریشن اتنا اشارہ تو صاف دے رہی ہے کہ شہنشاہ کے مقبرے میں لیکوڈ مرکری کی اتنی بڑی مقدار سے کچھ تو کیا گیا تھا۔ پھر جہاں جہاں پر مرکری کی زیادہ کنسنٹریشن نظر آئی تھی، جو نقشہ بنایا گیا تھا، تو میپس کے حساب سے یہ عین وہی جگہیں بنتی ہیں جہاں چائنا کے بڑے بڑے دریا ہیں۔ سیماچن ہسٹورین کی کہانی لیجنڈ نہیں، حقیقت تھی کہ پہلے شہنشاہ نے اپنی سلطنت کے نقشے کے مطابق دریا اپنے مقبرے کے اندر بنائے تھے۔ کیوریوس فیلوز، یہاں ہمیں مورخ سیماچن کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر اس کا لکھا اتنے برسوں بعد اتنا درست ثابت ہو رہا ہے تو اس نے یہ سب باتیں صاف صاف کیوں نہیں لکھی؟ وہ ایسا کیوں لکھتا رہا کہ کہا جاتا ہے، روایت ہے، سنا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ اب ایسا تو تھا نہیں کہ وہ پہلے شہنشاہ چنشنگ ہوانگ سے کوئی صدیوں بعد پیدا ہوا ہو اور کچھ بھی کنفرم کرنا، کسی کی بھی تصدیق کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ اس کے اور پہلے شہنشاہ کے درمیان صرف 3 نسلوں کا تو فرق تھا، مطلب اس کا پردادا زندہ تھا جب چین کو یکجا کیا جا رہا تھا اور چنشی ہوانگ کی موت ہوئی تھی، تو اس کا پردادا یا دادے کا بچپن ہوگا۔ پھر یہ کہ جب اس نے یہ تاریخ لکھنا شروع کی تو وہ محض 30 سال کا نوجوان تھا اور اس کا باپ بھی زندہ تھا، وہ بھی ایک ہسٹورین تھا، یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے باپ کو اس کے دادا سے یقیناً بہت سی معلومات ٹرانسفر ہوئی ہوں گی۔ مزید یہ کہ سیماچن خود بھی اس ایک لوکیشن پر، اس جگہ پر گیا جس کے بارے میں وہ تاریخ لکھ رہا تھا، اور وہاں جا کر اس نے تصدیق کی کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اب 1 صدی پرانے ایسے واقعے کے بارے میں کچھ معلوم کرنا کیا مشکل تھا جس پر ایک شہنشاہ نے پوری قوم کو کئی سال لگائے رکھا؟ لیکن اس سب کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، سیماچن گول مول کر کے چنشی ہوانگ کی تاریخ آخر کیوں لکھ رہا تھا؟ یہ بھی دوستوں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کیوریوس فیلوز، اب بات یوں تھی کہ وہ ایک درباری مورخ تھا، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن تھا وہ اس دربار کا مورخ جس نے پہلے شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کی ڈائنسٹی کو شکست دے کر، اس کے محلات تباہ کر کے چین پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ یہ ہین ڈائنسٹی کی حکومت تھی اور اسی کا وہ مورخ تھا۔ یہ لوگ جو تھے، یہ شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کے غضب کا بھی شکار رہے تھے اور اس سے نفرت بھی کرتے تھے، سو وہ اسے ہیرو نہیں، تاریخ کا ایک ویلن بنانا چاہتے تھے۔ آپ یوں سمجھیں گے جیسے امویوں کی تاریخ جب عباسی لکھیں گے تو کیا ہی اچھا لکھیں گے ان کے بارے میں، یا پھر یوں کہ جیسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ موجودہ انڈین BJP گورنمنٹ لکھوائے تو وہ کیا ہی اچھی لکھوائے گی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک سمجھ آ گئی، لیکن کہانی میں یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی تھا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ سیماچن نے ایک ایسے جنرل کا دفاع کرنے کی کوشش کی جو جنگ ہار گیا تھا، اور ہینز کے پہلے شہنشاہ وولفہانگس نے اسے غدار قرار دے رکھا تھا۔ سیماچن نے انسانی پیچیدگی سمجھانے کی شہنشاہ کو کوشش کی کہ یہ جنرل غداری کی وجہ سے نہیں ہارا، بلکہ اس کے پاس ریسورسز ہی پورے نہیں تھے، وسائل ہی پورے نہیں تھے۔ شہنشاہ نے اسے اپنی توہین سمجھا اور سیماچن کو 2 آپشن دیے: بہت بھاری جرمانہ ادا کر کے جلا وطنی اختیار کر لے، یا پھر خصی ہونے کی ذلت، کاسٹریشن کی توہین برداشت کر لے اور دربار ہی میں رہے۔ اب بیچارے سیماچن کے پاس کہاں اتنے پیسے تھے؟ پھر جنرل کے دشمن اور شہنشاہ بھی سیماچن سے سخت ناراض تھے، وہ بھی اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے کہ کاسٹریشن ہو۔ تیسری بات یہ تھی کہ سیماچن کو اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ تم نے 5 شہنشاہوں کی وہ تاریخ مکمل کرنی ہے جو میں نہیں کر سکا۔ سیماچن نے آنے والی نسلوں پر ایک احسان کیا، کاسٹریشن، خصی ہونا قبول کر لیا، اور ایک اونچے درجے کا درباری ہوتے ہوئے بھی توہین آمیز زندگی پر راضی ہو گیا۔ اس نے سزا کے بعد ایک خط بھی لکھا جو اس کی کتاب میں شامل ہے۔ اگر اس کے الفاظ کی ہم اردو ترجمانی کریں تو وہ یوں بنتی ہے کہ میں اگرچہ کمزور اور بزدل سمجھا گیا ہوں، لیکن میں نے زندہ رہنا صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ آسمان اور انسان کے تعلق کو سمجھ سکوں، ماضی اور حال کی تاریخی تبدیلیوں کو لکھ سکوں اور اپنی تحریر مکمل کر سکوں۔ دوستو، کاسٹریشن کی ذلت کا جواب سیماچن نے یوں دیا کہ ہینز کے دربار میں بیٹھ کر ان کے دشمن شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کی پوری تاریخ، روایت اور کہا جاتا ہے کہ الفاظ کا سہارا دے کر لکھ دی۔ یہ ایک طرح سے سیماچن کا انتقام بھی تھا۔ ہینز شہنشاہ وولفہانگ کا ملازم تھا، اس نے تاریخ کا قرض بھی ادا کیا تھا اور دربار کا بھی، اسی لیے اس کی تحریر میں جا بجا چنشنگ ہوانگ کی برائی کے ساتھ محتاط انداز میں تعریف بھی ملتی ہے، ایسی تعریف جو 2180 سال بعد سچ ثابت ہو گئی۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے پاس بھی اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو اسی باریک بینی سے دریافت کر سکیں اور جان سکیں کہ وہ اصل تاریخی ہندوستان، اینشنٹ انڈیا جو دریائے سندھ کے گرد پھیلا تھا، وہ کیسا تھا، یہاں کون رہتے تھے، تہذیب کیا تھی، اس کی ڈیٹیلز کیا تھی۔ اب تک ہمارے پاس جو روایات ہیں اور تاریخ کا ریکارڈ ہے، اس سے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی کہانی بنتی ہے، اس پر ہم نے ایک شاندار ڈاکومنٹری کچھ ماہ پہلے بنائی تھی، اسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے چائنیز سینچری آف شیم کیا تھی، اور یہ رہی رومن امپائر کے عروج و زوال کی مکمل کہانی۔